स्वागत है सभी दोस्तों का हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। पीएनएसटी की सब्जेक्ट की एग्ज़ाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका आज एक नया टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन। वीडियो चालू होते ही लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। जो नए जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ वो इस नंबर पर 9753749986 इस नंबर पर मैसेज करके हम लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैसेज करते हम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे आपको, जहाँ से आपको फ्री पीडीएफ, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, पूरा कंप्लीट मटेरियल पैकेज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। सरफेस केमिस्ट्री, ये जो टॉपिक या जो कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसकी पहली क्लास है। प्रीवियस पेपर में सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 2019 के जो अलग अलग एग्ज़ाम हुई थी, चारों सेट में सरफेस केमिस्ट्री का अलग अलग क्वेश्चन है। कहीं पे क्वेश्चन इजी भी है, कहीं पे थोड़ा टफ भी है। तो ये छोटा चैप्टर है, बाकी इम्पोर्टेंट बहुत है। तो इसका हर एक जो कंटेंट, जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटा आपका लेसन है, लेकिन इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो हमारा जो सिलेबस है वो देख लेते हैं क्या क्या है। सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन के अंदर हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में और कैटालाइसिस। ठीक है, कोलॉइड और कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोलॉइड्स में हम पढ़ेंगे टाइप्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। उसके बाद इमल्शंस पढ़ेंगे, मिसेल्स पढ़ेंगे, और कैटालाइसिस में टाइप्स और कैटालाइसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पूरा कंप्लीट हमारी सरफेस केमिस्ट्री जो है हमारे जो सिलेबस में, वो ये सारे मटेरियल हमको पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे एड्सॉर्प्शन, और ये एड्सॉर्प्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल लास्ट में कल की क्लास में हम कर्व वगैरह जो बचेगा वो देख लेंगे। तो एड्सॉर्प्शन ऑलमोस्ट 90% आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अधिशोषण, तो दो चीज़ें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में हम लोगों ने बात की होगी पहले। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब, बी और डी का फर्क है। ऐसे तो अधिशोषण हिंदी में बोले तो एड्सॉर्प्शन को अधिशोषण, और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। ठीक है, जैसे एक टेबल है, टेबल पे अगर पानी जो है गिरा हुआ है तो टेबल की सरफेस तक ही होगा पानी, तो ये होगा एड्सॉर्प्शन। हल्का सा जो है सरफेस पे पानी थोड़ा एड्सॉर्ब होगा। और किसी कपड़े के ऊपर जब पानी गिरता है तो पूरी बल्क में, पूरे के अंदर फैल जाएगा वाटर। ठीक है, उस कपड़े के अंदर पूरे में जिस हिस्से में पानी पहुंचा है वहाँ पूरा आसानी से वो फैल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, है ना। ये डिफरेंस है आपके एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरे बल्क के अंदर, और एड्सॉर्प्शन केवल सरफेस की फिनोमिना होती है, केवल जो है सतह तक ही प्रेजेंट होती है, अंदर डीपर नहीं होती है एड्सॉर्प्शन। और जो एब्जॉर्प्शन होगी वो पूरे कंप्लीट बल्क के अंदर, पूरे उसके अंदर उसका फैला होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है सॉलिड की सरफेस पे, केवल सरफेस तक है तब तो एड्सॉर्प्शन, और अगर वो पूरा फैला हुआ है अंदर तक डीप, पूरे सभी जगह फैल गया है, तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ हमने एड्सॉर्प्शन को साइंटिफिकली इस तरीके से परिभाषित किया है, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव्य गैस के अणु को, ठोस पदार्थ है उसके संपर्क में जो भी लिक्विड आया, गैस आया है, तो ये जो द्रव्य गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस ठोस की सतह पर आकर्षित होते हैं और उससे जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो क्या होगा, उससे रिजल्ट ये होगा कि पृष्ठ पर अणुओं की सांद्रता उच्च हो जाती है ना। जो भी लिक्विड आया या गैस आया, उस सरफेस के ऊपर उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन, जो यहाँ पे चिपक गए उस सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर, उनकी सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस घटना को हम बोलेंगे अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन। अर्थात गैस या विलयन में, है ना, गैस या विलयन में, यानी लिक्विड फेज हो या गैस फेज हो, में विलय, घुलित पदार्थों का। अब घुलित पदार्थ क्या हो सकता है, ठोस में द्रव हो सकता है। ठीक है, ठोस में गैस हो सकता है, द्रव में गैस हो सकता है, द्रव में द्रव हो सकता है, कि सतह पर एकत्रित होना ही क्या कहलाएगा, अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। तो ये तो अधिशोषण क्या है ये हमने समझ लिया। अब अधिशोषण की जो टर्म है, इसमें दो छोटी टर्म और हमारे काम में आएगी, उसको देख लेते हैं। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, अधिशोष्य और अधिशोषक, है ना। अगर हिंदी में हमको कंफ्यूज लगे तो हम इंग्लिश के वर्ड्स से समझ सकते हैं, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट।
अधिशोष्य वो पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर सांद्रित होते हैं ना। मान लो ये सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, इस पे कोई लिक्विड आके गिर गया है, लिक्विड, ठीक है, तो ये लिक्विड जो आया है ये एड्सॉर्बेट होगा, ये अधिशोष होगा, है ना। ये अधिशोषित होते हैं, उन्हें अधिशोष्य कहते हैं। और अधिशोषक किसे कहेंगे? जिस ठोस की सतह पर अभी लिक्विड आया है ना, तो ये जो सॉलिड सरफेस है, ये जो ठोस की जो सतह है, ये अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर सांद्रित होते हैं या अधिशोषित होते हैं, उन्हें अधिशोष या एड्सॉर्बेट बोलेंगे। और अधिशोषक वह पदार्थ ठोस जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ जो है अवशोषित होते हैं, सांद्रण वृद्धि करते हैं, उसे अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट कहेंगे। अगला है हमारा विशोषण, डिसॉर्प्शन, है ना। अब डिसोर्प्शन क्या है? ये छोटी छोटी टर्म्स है ना, ये जो है हमें याद होना चाहिए ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। विशोषण या डिसॉर्प्शन का मतलब है अधिशोषण के व्युत्क्रम प्रक्रिया, जो अधिशोषण हुआ उसका उल्टा कर दे तो उसे बोलेंगे विशोषण या डिसॉर्प्शन। अर्थात जो अधिशोषित पदार्थ हुआ अधिशोषक पृष्ठ से उसे हम हटा दें, है ना। मान लो लिक्विड सॉलिड की सरफेस पे फैल गया था, हमने उसको क्लॉथ की सहायता से, कपड़े की सहायता से हटा दिया है, तो ये क्या हो गया? उसका डिसॉर्प्शन या विशोषण हो गया। या किसी और दूसरी मेथड से हमने उस लिक्विड को हटाने की वहाँ से कोशिश की है, तो इसको बोलेंगे विशोषण। तो हमने एक तो एड्सॉर्प्शन समझ लिया, एक अधिशोष एड्सॉर्बेट समझ लिया, एक अधिशोषक एड्सॉर्बेंट समझ लिया, और उसके बाद हमने समझ लिया एक विशोषण या डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और एक प्रक्रिया ऐसी होती है जहां दोनों होगा, एड्सॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम सॉर्प्शन, शोषण, है ना। ये वो आगे आएगा, उसमें बताएंगे हम। अधिशोषण के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर जो है अधिशोषण दिखाएगा। अधिशोषण एक सतत ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया है इसमें हमेशा किसी न किसी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलेगी, और ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रक्रम को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक सिस्टम है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है अधिशोषण की जो प्रक्रिया है, अर्थात डेल्टा एच अधिशोषण का मान सदैव ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऊर्जा निकलेगी बाहर, रिलीज होगी, तो जो ऊर्जा एंथैल्पी का जो परिवर्तन होगा, एंथैल्पी का जो मान होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि ऊर्जा वो मुक्त होगी। और एक और है, अधिशोषण की जो पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने तक एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, एंट्रोपी में जो परिवर्तन T डेल्टा एस, और मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है, इनका मान्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस अवस्था को हम बोलेंगे अधिशोषण साम्य बन गया, जब ये सारे जीरो हो जाए, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, एंट्रोपी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, जब ये शून्य हो जाए तो इसे हम बोलेंगे अधिशोषण साम्य। तो ये दो मेन पॉइंट थे जो अधिशोषण के अंदर हमको दिखाई देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं अधिशोषण और अवशोषण और शोषण के कुछ उदाहरण, है ना। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए गए हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि इनके और उदाहरण आप ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक है। अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। तो सिलिका जेल जो होती है वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ना, जो सिलिका जेल होती है वो पानी, जल वाष्प जो होता है, भाप जो होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। तो ये तो अधिशोषण का एग्जाम्पल हो गया। एक अमोनिया गैस को चारकोल के संपर्क में रखें तो अमोनिया गैस चारकोल द्वारा अधिशोषित हो जाती है। तो चारकोल द्वारा यहाँ अधिशोषण किया गया अमोनिया गैस का, किसके द्वारा? चारकोल द्वारा। तो ये भी अधिशोषण की प्रक्रिया हो गई। अगला है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, ये एब्जॉर्प्शन का उदाहरण हो गया आपका, है ना। निर्जल एनहाइड्रस सूखा जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो पानी की जो भाप होती है, वाटर वेपर जो होती है, जल वाष्प होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो ये जो है आपका अवशोषण का उदाहरण हो गया। जल के द्वारा अमोनिया गैस अवशोषित कर ली जाती है, तो ये अवशोषण का एक उदाहरण है। और जो डाइज होती है, जो कलर देने वाले सब्सटेंस होते हैं, वो कॉटन फाइबर में अधिशोषण होने के साथ साथ अवशोषण भी होता है, यानी कि जो कपड़े जो होता है फाइबर, वो कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी कर ले, दोनों प्रोसेस होती है, अधिशोषण भी होता है और अवशोषण भी। तो इस दोनों प्रक्रियाओं को जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ में हो तो उसे हम बोलेंगे शोषण या सॉर्प्शन। ये जो भी हम पहले बात करते थे इसके बारे में, है ना। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल देख लिया अधिशोषण के, अवशोषण के और शोषण के। अब हम आगे बढ़ेंगे अधिशोषण के
मुख्यतः प्रकार। अधिशोषण के जो क्वेश्चन आएंगे, अभी आज हम अधिशोषण के क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लेंगे। अधिशोषण के प्रकार देख लेते हैं अपन, उसके बाद अधिशोषण से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अधिशोषण के मुख्यतः दो प्रकार बताए गए हैं। एक है भौतिक अधिशोषण, या जिसको फिजिक्स ऑप्शन या भौतिक शोषण बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। एक है रासायनिक अधिशोषण या केमिस ऑप्शन, जिसको हम बोलेंगे रासायनिक शोषण या लेंगम्यूर अधिशोषण भी जिसको हम बोलेंगे। दो है, एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। भौतिक जो अधिशोषण है वो पृष्ठ के सतह पे जो अणु होते हैं उनके मध्य में वान डेर वाल्स बल होने के कारण भौतिक अधिशोषण होता है ना। सरफेस पे जो भी लिक्विड या गैस के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आपस में वान डेर वाल्स बल से जुड़ेंगे, है ना। रासायनिक बल नहीं होके एक वान डेर वाल्स बल कार्य करेगा और पूरी सरफेस पे एक जैसा होता है। तो इससे जो अधिशोषण होगा वो होगा भौतिक, है ना। वो तो अधिशोषण ही रहेगा दोनों में, रासायनिक और भौतिक दोनों अधिशोषण है। लेकिन भौतिक अधिशोषण में होगा क्या, वान डेर वाल्स बल कार्य करेगा। और रासायनिक जो आपका अधिशोषण है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, तो सरफेस पे यहाँ पे जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है पहले से वो, और बाहर से जो लिक्विड या जो गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनके बीच में एक रासायनिक बंध का निर्माण होगा। तो उससे जो अधिशोषण बनेगा उसको नाम देंगे हम रासायनिक अधिशोषण या केमिस ऑप्शन। तो दो तरीके के, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस ऑप्शन। उम्मीद है डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि जो है ठोस के जो अणु जो सतह पर मौजूद हैं, ठीक है, उनके मध्य और जो लिक्विड या जो गैस यहाँ पे एड्सॉर्ब होंगे, जो अधिशोषित होंगे, उनके मध्य जो है वान डेर वाल्स बल बन जाएगा। वान डेर वाल्स बल से एक आकर्षण रहेगा। और रासायनिक अधिशोषण में जो है रासायनिक बंध बनेगा, इसकी वजह से रासायनिक अधिशोषण होगा, इसको हम केमिस ऑप्शन बोलेंगे। अब भौतिक अधिशोषण के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हमें देख लेना चाहिए। यहाँ पे सारा मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की, अदरवाइज हम लेने बैठे तो इसके ऊपर 2 क्लास बनानी पड़ जाएगी हमको, है ना। तो उतना जरूरी नहीं है, जो जो काम के पॉइंट है वो, और बाकी हम क्वेश्चन में इनको देख लेंगे। तो जो काम का पॉइंट है, भौतिक अधिशोषक अधिशोष्य एड्सॉर्बेंट और जो अधिशोषक है एड्सॉर्बेंट के बीच में वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। अभी हम बात कर चुके, अधिशोष जो होगा और जो अधिशोषक जो होगा, जो अधिशोषण का काम करेगा, उनके मध्य में जो बल होगा वो होगा वान डेर वाल्स बल। अगला, जो भौतिक अधिशोषण है इसकी ऊर्जा निम्न होती है, ना कम ऊर्जा में ही ये अधिशोषण कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वान डेर वाल्स बल है, कम ऊर्जा में ही काम हो जाएगा। तो जो अवशोषण की जो अधिशोषण की जो ऊर्जा का मान होगा 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स 1 होगा। भौतिक अधिशोषण में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो निम्न ताप पर ही, लो टेम्परेचर पर ही कंप्लीट होगी, है ना। लो टेम्परेचर होगा तब भी होगी, हाई टेम्परेचर हुआ तो रुक जाएगी, नहीं हो पाएगा। और ये उत्क्रमण ही होता है ना, रिवर्सिबल डायरेक्शन है इसका, दोनों दिशाओं में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, उत्क्रमण ही होगा। और ये बहुआण्विक स्तर का निर्माण कराएगा, मल्टी लेयर होगा ये, है ना। ये जो अधिशोषण होगा कई सारी लेयर का फॉर्मेशन करेगा, बहुआण्विक स्तर बनाएगा। और एक काम का पॉइंट है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि वेग बढ़ जाता है ना। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि अधिशोषण ज्यादा हो, भौतिक अधिशोषण, तो इसके लिए हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा। दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा या उसकी जो स्पीड है, जो वेग है, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अधिशोषण की जो वृद्धि वेग है, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, अधिशोषित होने की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो भौतिक अधिशोषण को चिन्हित करते हैं, भौतिक अधिशोषण को कैरेक्टराइज करते हैं। अगला है केमिस ऑप्शन, रासायनिक अधिशोषण, है ना। वहाँ हमने देखा था भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य जो बल होगा वान डेर वाल्स बल, और यहाँ होगा रासायनिक बल, है ना। रासायनिक बल की वजह से अधिशोष और अधिशोषक आपस में जुड़ेंगे। अब चूंकि यहाँ रासायनिक बल लग रहा है तो ऊर्जा में चाहिए उच्च, यानी ऊर्जा ज्यादा रिलीज होगी यहाँ पे, 200 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स 1 अधिशोषण ऊर्जा। वहां पे वो उत्क्रमणी था, ये अनुत्क्रमणी एक ही डायरेक्शन में होगा। वहां पे वो निम्न ताप पर संभव था भौतिक अधिशोषण, ये उच्च ताप पर ही होगा। वहां पे एक मल्टी लेयर बन रहा था, यहाँ एक ही लेयर होगी, है ना, एक ही लेयर, वो मल्टी लेयर था। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग कम होने लगता। वहां पे हमने देखा था जैसे जैसे हम दाब बढ़ा रहे थे, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जा रही थी, उसकी जो स्पीड है वो ग्रोथ होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर यहाँ रासायनिक अधिशोषण में हमने दाब बढ़ाया तो उसकी वजह से अधिशोषण की जो मात्रा वो घट जाएगी, अधिशोषण कम होगा। तो ये कुछ थे भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण और अधिशोषण से जुड़ी हुई टर्म्स। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अधिशोषण से जुड़े हुए हैं, आ सकते हैं।
है ना। कल आपको एक वक्र कर्व हम पढ़ाएंगे, वो 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड। देखिए, जब तापमान कम किया जाता है और दाब बढ़ाया जाता है, पहला प्रश्न है जब तापमान कम कर दो और दाब बढ़ा दे तो ठोस पर गैस का अधिशोषण, है ना, ठोस सतह है उस पर गैस कोई अधिशोषित हो रही गैस, और ये जो सतह है ये सॉलिड है। हमने तापमान कम किया और दाब बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, घटता है, बढ़ता है, प्रभावित होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। यहाँ अधिशोषण की बात हो रही है, हम यहाँ इसको फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में नहीं बांटना। तापमान कम कर दिया हमने और दाब बढ़ा दिया तो ये जो है गैस का अधिशोषण बढ़ जाएगा। और वैसे देखा जाए तो कम तापमान और अधिक जो दाब है ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए सूटेबल है ना। जो हमारा भौतिक अधिशोषण है उसके लिए सूटेबल है। तापमान कम कर दे, दाब बढ़ा दे तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सही जवाब है बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुस्तरीय अधिशोषण किस अधिशोषण के प्रकार में होगा। भौतिक अधिशोषण में होगा, रासायनिक में होगा, ए और बी दोनों में, ना तो ए में ना बी में। तो इसका सही जवाब ये अपन पढ़ के आए हैं कि जो भौतिक अधिशोषण है वो मल्टी लेयर्ड होता है ना, कई बहुआण्विक बहुस्तर होता है। तो ये इसका सही जवाब है भौतिक अधिशोषण, ए वाला। बहुस्तरीय जो अधिशोषण है ये अधिशोषण के भौतिक अधिशोषण का एक प्रकार है, उसका एक गुण है कि ये मल्टी लेयर होगा, कई प्रकार के जो है बहुस्तरीय लेयर का निर्माण करेगा। प्रश्न क्रमांक 3, सक्रिय जो चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल पर अवशोषित हुआ एसिटिक एसिड, चारकोल है हमारा, ठीक है, अधिशोषक है और ये अधिशोष्य हो गया आपका, है ना। तो जवाब आपको मेरे बोलने से मिल गया है कि इसका सही जवाब है अधिशोष्य, एड्सॉर्बेट, है ना। चारकोल है उसके ऊपर गैस आके एड्सॉर्ब हो रही है, जो है एसिटिक एसिड, लिक्विड है, गैस नहीं सॉरी, है ना, एसिटिक एसिड लिक्विड है, तो वो इसके ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, एड्सॉर्बेट, अधिशोष्य। तो प्रश्न तक सक्रिय चारकोल पर अवशोषित एसिटिक एसिड क्या होगा, तो अधिशोष्य की तरह बिहेव करेगा, अधिशोष्य की तरह कार्य करेगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, निम्न तथ्यों में से भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सा सही नहीं है। 4 पॉइंट दिए हैं, 3 सही है भौतिक अधिशोषण के लिए मैच करते, लेकिन एक जो है उसको मैच नहीं करता है। तो ये एक उत्क्रमणी प्रक्रिया है, रिवर्सिबल है, तो ये बिल्कुल सही है, भौतिक अधिशोषण जो है रिवर्सिबल होता है। अधिशोषण होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन कम होता है, बिल्कुल ये भी पॉइंट सही है कि जब अधिशोषण होगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन कम होगा। अगला है इसमें सक्रिय ऊर्जा उत्सर्जित होती है और चौथा यह कम तापमान पर होता है, तो चौथा वाला भी सही है कि यह कम तापमान पर होता है। तो बचा कौन सा, सी वाला, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, सक्रिय ऊर्जा जो है उत्सर्जित हो जाती है, उत्सर्जित होती है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसका गलत है, इसमें सक्रिय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कौन सा सही नहीं है ना। तो सक्रिय ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है ये वाला पॉइंट इसका सही नहीं है, तो सी वाला जवाब सही है इसका। अगला है, निम्न तथ्यों में से भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सा सही नहीं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न में से कौन सा पॉइंट गलत होगा। तापमान बढ़ने पर अधिशोषण भी बढ़ता है, ध्यान रखिए किसके लिए बात कर रहे हैं, भौतिक अधिशोषण के लिए। बी वाला है अधिशोषण स्वतः होने वाला प्रक्रम है। सी, अधिशोषण में एंथैल्पी वो एंट्रोपी का मान ऋणात्मक होता है। और ठोसों पर, डी वाला है, ठोसों पर अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। तो डी, सी, बी तीनों सही है, भौतिक अधिशोषण के लिए सूटेबल है। अधिशोषण स्वतः होने वाला प्रक्रम है, अधिशोषण में एंथैल्पी एंट्रोपी का मान ऋणात्मक होगा और या फिर शून्य भी हो सकता है, और ठोसों पर अधिशोषण जो है उत्क्रमणीय होगा। तो बचा क्या, तापमान बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ेगा, भौतिक अधिशोषण नहीं बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर ये घटता जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ए वाला इसका सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं हम, तो जो भौतिक अधिशोषण की दर, भौतिक अधिशोषण जो होता है फिजिक्स ऑप्शन, उसकी दर कब बढ़ेगी, तापमान के घटने पर, तापमान के बढ़ने पर, दाब के घटने पर या पृष्ठ क्षेत्रफल घटने पर। तो हमने देखा था भौतिक अधिशोषण के लिए जो सूटेबल है वो है कम तापमान, है ना। अगर तापमान घटेगा, हमने ऊर्जा भी देखी थी 20 से 40 किलो, ठीक है, समथिंग इतनी ऊर्जा में काम हो जाता है। तो तापमान के घटने पर भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ेगी। अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो ये घटना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। उल्टा कर दे आप रासायनिक अधिशोषण में, तो तापमान बढ़ाएंगे तो रासायनिक अधिशोषण होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण सामान्यतः एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ना। गैस है, ठोस की सतह पर अधिशोषित हो रही है और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अभी हमने शुरुआत में देखा था ऊष्मा बाहर निकलती, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी और सतत प्रक्रिया। तो गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों होगा, ऐसा ऊष्माक्षेपी क्यों है,
उसके लिए हमें जस्टिफाई करना है। पहला ऑप्शन है कि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, एंथैल्पी का मान तो ऋणात्मक होना चाहिए, है ना। एंट्रोपी का मान घटता है, एंट्रोपी का मान बढ़ता है और मुक्त ऊर्जा बढ़ती है, तो मुक्त ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो सही जवाब है इसका एंट्रोपी का मान जो है घटता है। एंट्रोपी का मान घटेगा तो ऊष्मा रिलीज होगी, निकलेगी, हीट निकलेगी, यानी कि वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। तो एंट्रोपी मतलब एस, है ना, जिसको एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस एंट्रोपी का मान क्या होगा, घटेगा, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, अधिशोषण से जुड़ा हुआ प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है। अगर हम देखें अधिशोषण से जुड़ा हुआ प्रमुख लक्षण तो कौन सा है, डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी का परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, और जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है, एस मतलब एंट्रोपी का मान धनात्मक होता है। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा जी व डेल्टा एस का मान, है ना, यानी कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन का मान ऋणात्मक और एंथैल्पी में परिवर्तन का मान धनात्मक। अगला है डेल्टा जी का मान ऋणात्मक और डेल्टा जी और डेल्टा एस का मान धनात्मक, है ना, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक और डेल्टा एच और डेल्टा एस। और आखिरी वाला ऑप्शन बोलता है कि डेल्टा ए जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस सभी का मान ऋणात्मक या शून्य हो सकता है ना, शून्य हो या ऋणात्मक हो। तो सही वाला जवाब है डी, कि ये जो आपका अधिशोषण की जो प्रक्रिया पूरी होती है, इसका प्रमुख गुण है कि अधिशोषण की प्रक्रिया पूरे होते होते ये सारे मान लगभग जीरो हो जाते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, है ना। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो जाता है, एंथैल्पी परिवर्तन जीरो, एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य हो जाता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला, किसी गैसीय स्पीसीज के भौतिक अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण परिवर्तन के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी गैसीय स्पीशीज के भौतिक अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। मान लो भौतिक अधिशोषण है, कोई गैसीय स्पीशीज गैस है और वो भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया दर्शाती है और हमें उसको रासायनिक अधिशोषण में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तापमान में कमी, तापमान में वृद्धि, अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी। तो इसका और इसका कोई रोल नहीं है। तापमान में कमी, सॉरी, है ना, तापमान में कमी होगी तो भौतिक अधिशोषण हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचा क्या, तापमान में वृद्धि। जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसके लिए सूटेबल है, तापमान ज्यादा होना चाहिए, तापमान में वृद्धि होगी तो कोई भी भौतिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया हो रही है, अगर हम उसका टेम्परेचर को बढ़ा दे, तापमान में वृद्धि कर दे, तो उसको हम रासायनिक अधिशोषण में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। उसमें यह होगा कि तापमान बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स बल जो कमजोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो गैस या जो लिक्विड है, यहाँ पे जैसे गैस के बारे में बात की, वो सॉलिड सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे है, तो उस गैस और लिक्विड या सॉलिड के बीच में जो है केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, रासायनिक बंध का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो उससे वो जो है भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक किसी भी गैस के लिए विशेष आकर्षण नहीं दिखाता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो भौतिक अधिशोषण है, उसमें जो अधिशोषक है, चाहे वो सॉलिड हो या गैस हो या लिक्विड हो, है ना, लिक्विड हो, सॉलिड या लिक्विड, तो भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषक होता है, जो एब्जॉर्ब करता है, किसी भी गैस आ रही है उसके पास में, तो उसके लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखाता हो, वान डेर वाल्स बल काम करेगा और उसके हिसाब से वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। लेकिन किसी स्पेसिफिक गैस के लिए वो अट्रैक्शन शो नहीं करता, तो उसका कारण क्या है, सभी पृष्ठों पर, खास करके जो अधिशोषक के जो पृष्ठ है, वहां पे वान डेर वाल्स बल का मान एक जैसा होता है, सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है। बी, गैसें, जितनी भी गैसें जो होती है वो आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती है। तीसरा, ये उत्क्रमण प्रक्रिया। चौथा, अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। तो इसका सही जवाब है कि जो सभी पृष्ठ अधिशोषक के पूरा जो पृष्ठ है वहां पर सभी जगह पे वान डेर वाल्स जो बल है वो एक जैसा होता है, सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है। तो जब सब जगह वान डेर वाल्स बल एक जैसा है तो वो किसी भी विशेष गैस के लिए विशेष आकर्षण नहीं दिखाएगा। तो इसका सही जवाब है ए, सभी पृष्ठों पर वान डेर वाल्स बल का मान सार्वत्रिक होगा, यूनिवर्सल होता है, इस वजह से वो किसी भी विशेष गैस के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखाएंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अवशोषण का एक उदाहरण है कि सिलिका जेल पानी को अवशोषित कर ले, या कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, जो एनहाइड्रेट कैल्शियम कार्बाइड होता है सूखा जो है, वो पानी को अवशोषित कर ले, या निकिल का जो बारीक चूर्ण है वो हाइड्रोजन को अवशोषित कर ले, धातु की सतह पर ऑक्सीजन अवशोषित हो जाए।
तो उसका सही जवाब, बाकी सब जगह अधिशोषण होता है, केवल यहाँ जो है अवशोषण की प्रक्रिया होगी ना, अवशोषण ध्यान देना, एब्जॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी जो या वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, वो वाली घटना। तो हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन पढ़ लिए। कल हम आपको वक्र के बारे में पढ़ाएंगे और ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खास करके ये जो लास्ट पेज पे पढ़े सारे इंपॉर्टेंट है, और उस पर क्वेश्चन नंबर 7 वाले भी, और डेल्टा जी और डेल्टा टी और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, और ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए कंटेंट कम रखा मैंने, क्वेश्चन ज़्यादा रखे, 10-11 क्वेश्चन इस कंटेंट से रिलेटेड रख लिए, ताकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होते जाएंगे आपका कंटेंट क्लियर होता जाएगा। नए जुड़ने वाले स्टूडेंट 999753749986 इस नंबर पे मैसेज करके हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई में जो केमिस्ट्री का जो कंटेंट है उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी कमेंट करें, ठीक है। और जो आपका अधिशोषण है, अवशोषण है, उसके आप चाहें तो बुक से और एग्जाम्पल लिख सकते हो, और अगर आप और एग्जाम्पल लिखें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।